तो इस कहानी की शुरुआत साल 1959 के ब्रिटिश कोलंबिया के एक पहाड़ से होती है, जिससे रात के समय में एक डरा और सहमा हुआ आदमी उतरने की कोशिश कर रहा था। मगर तभी उसे आसपास से कुछ अजीब सी आवाजें आने लगी और रस्सी टूटने से नीचे गिर के उसकी मौत हो गई। असल में उस आदमी और उसके साथियों को उस पहाड़ के ऊपर एक रहस्य को जानने के लिए भेजा गया था, लेकिन उनमें से कोई भी जिंदा नहीं बचा था, जिसकी रिपोर्ट एक ऑफिसर को दी जाती है और उसके बाद 63 साल के लिए फॉरबिडन नाम के उस पहाड़ पर चढ़ाई करने से रोक लगा दी जाती है। अब इसके बाद साल 2022 में शॉन नाम का एक पर्वतारोही अपने साथियों के साथ एक पहाड़ पर मुश्किलों से चढ़कर उसका जश्न मनाने लगा और उसके नीचे आने के बाद उसके एक साथी ने उसे बताया कि फॉरबिडन वॉल पे चढ़ाई से अब रोक हटा दी गई है, लेकिन अभी वहाँ ऊंचे दर्जे के पर्वतारोही ही जा सकते हैं जो पहले ऊपर जाके वहाँ का जायजा लेंगे। ये बात सुनकर शॉन ने तुरंत वहाँ जाने का फैसला किया, क्योंकि पिछली कई पीढ़ियों से उसका परिवार यही काम कर रहा था, जिसकी वजह से कई ऊंचे स्तर के पर्वतारोहियों से शॉन की जान पहचान थी और कहीं न कहीं उसके फॉरबिडन वॉल पर जाने का कारण उसके दादाजी भी थे, जो उस फॉरबिडन वॉल पर जाकर कभी भी वापस नहीं लौटे थे और लोगों का मानना था कि वो मर चुके हैं। अब वैसे सरकारी अधिकारियों ने ये रोक बस पर्वतारोहियों के मजे के लिए नहीं, बल्कि किसी खुफिया चीज के बारे में जानने के लिए भी हटाई थी, क्योंकि एक अधिकारी के हिसाब से फॉरबिडन वॉल के ऊपर इंसानी समझ से परे भी कुछ ऐसा था जिसको दुनिया के सामने लाकर इंसानों की मानसिकता को पूरी तरह से बदला जा सकता था। वहीं शॉन के घर में जब उसके पिता कॉर्नर को उसके फॉरबिडन वॉल पर चढ़ने की बात पता चली, तो उन्होंने शॉन को उस पहाड़ पर चढ़ने से मना कर दिया, क्योंकि पहले वो अपने पिता को उस पहाड़ की वजह से खो चुके थे और वही चीज वो अपने बेटे के साथ नहीं चाहते थे। जिस पर शॉन ने उन्हें समझाया कि मैं किसी भी हाल में वहाँ की गुत्थी को सुलझाकर जिंदा वापस आऊंगा, क्योंकि मैं आपका बेटा हूँ और मैं इतनी आसानी से हार नहीं मानूंगा। अब वैसे कॉर्नर शॉन को वहाँ भेजना तो नहीं चाहता था, लेकिन शॉन की जिद के आगे हार कर उसने भी उसे जल्दी से वापस आने को कहा, जिसके बाद शॉन एक गाड़ी में बैठकर सुंदर वादियों का मजा लेते हुए फॉरबिडन वॉल के पास जाने लगा। तब रास्ते में उसकी मुलाकात एक और पर्वतारोही से हुई, जिसका सपना फॉरबिडन वॉल के ऊपर जाके वहाँ से पैराशूट लेकर कूदना था, लेकिन ऊंचे स्तर पर न होने की वजह से उसे फॉरबिडन वॉल पे चढ़ने की इजाजत नहीं थी। तब उसने शॉन से उसके लिए भी बात करने को कहा, लेकिन ये सब शॉन के बस में न होने की वजह से उसने इसके लिए मना किया और वहाँ से सीधा फॉरबिडन वॉल के पास आए पर्वतारोहियों के लीडर कॉल्टन के पास पहुँच गया। दरअसल कॉल्टन से जान पहचान की वजह से ही शॉन यहाँ पर आया था और अभी कॉल्टन ने उसे बताया कि शुरू में कॉल्टन खुद कुछ लोगों की टीम के साथ ऊपर जाकर सुरक्षा और बाकी चीजों का बंदोबस्त करेगा और इसके बाद ही शॉन और बाकी लोगों को ऊपर जाने का मौका मिलेगा। हालांकि शॉन खुद भी कॉल्टन के साथ ही ऊपर चढ़ना चाहता था, मगर कॉल्टन के पास सख्त निर्देश होने के कारण वो भी मजबूर था। तब शॉन भी इस पर मानकर अपनी गाड़ी में आराम करने लगा, जिसके दौरान कॉर्नर ने उसे फोन करके उसके हालचाल के बारे में पूछा। शॉन ने उन्हें कहा कि मैं फॉरबिडन वॉल के पास पहुंच गया हूं और आप इतना परेशान मत होइए, क्योंकि यहाँ सब बहुत अच्छा होगा। तब कॉर्नर के मन को भी थोड़ी सी शांति मिली और शॉन ने फोन काट दिया। वहीं कॉल्टन के पास उसकी असिस्टेंट कैरी आई, जो खुद भी कॉल्टन के साथ ऊपर जाना चाहती थी, लेकिन कॉल्टन ने इस पर मना कर दिया, क्योंकि उसके ऊपर जाने के बाद नीचे मौजूद किसी जिम्मेदार इंसान को सभी जरूरी चीजों को संभालने की जरूरत थी और कॉल्टन की नजरों में इसके लिए कैरी से ज्यादा लायक कोई भी नहीं था। तब ये बात सुनकर कैरी का पूरी तरह से मुंह उतर गया, जो देखकर कॉल्टन ने उसे वापस अपने पास बुलाकर कहा कि अगर मुझे ऊपर दूसरी टीम की जरूरत पड़ेगी तो मैं उसी टीम के साथ तुम्हें भी ऊपर बुला लूंगा। ये सुनकर कैरी इस पर मान गई और कॉल्टन अपने बाकी काम करने के लिए चला गया। तभी वहाँ रेडियो आकर कैरी को अपने बारे में बताने लगा, जो असल में कॉल्टन के ऊपर जाने के बाद नीचे रहकर संचार उपकरणों को कंट्रोल करने वाला था, जिसके थोड़ी देर बाद कॉल्टन ने सभी लोगों को एक मीटिंग करने के लिए पास बुलाया, जहाँ सबसे पहले उसने कहा कि इस पहाड़ पे चढ़ना कोई आसान काम नहीं होगा, इसलिए जो भी यहाँ से जाना चाहता है वो अभी यहाँ से जा सकता है। लेकिन जब
जब कॉल्टन की बात सुनकर भी सब लोग वहीं पर बैठे रहे तो कॉल्टन ने आगे कैरी का परिचय सभी लोगों से करवाया और उसके चढ़ाई पर जाने के बाद सबसे कैरी की बात मानने को कहा। इतने में ही वहाँ पहाड़ के पास के गांव का एक लोकल मुखिया भी आ गया, जिससे बात करते हुए कॉल्टन ने उसे सभी पर्वत आरोहियों को इस खास पहाड़ के बारे में बताने को कहा, क्योंकि मुखिया का कबीला कभी नहीं चाहता था कि कोई इस पहाड़ पर जाकर अपनी जान गवाए। आज से 60 साल पहले भी उसके कबीले वालों ने सबको ऊपर जाने से मना किया था, लेकिन किसी ने उनकी बात नहीं सुनी थी और ऊपर जाकर वो लोग कभी भी वापस नहीं आए थे। मुखिया के कबीले वालों का मानना था कि ऊपर कोई शैतानी शक्ति है जो लोगों को मरने पर मजबूर कर देती है। हालांकि वो अभी भी किसी को ऊपर जाने नहीं देना चाहता था, लेकिन सरकार के निर्देश की वजह से वो मजबूर था। खैर, अभी वो पहाड़ पर चढ़ते समय कुछ चीजों को ध्यान में रखने को कहता है कि उन्हें किसी भी हाल में पहाड़ में कोई छेद नहीं करना था और बस पहले से हुए गड्ढों में ही हाथ पैर या फिर रस्सी लगाकर आगे बढ़ना था, क्योंकि ऐसे में उस अनजान शक्ति को गुस्सा आ सकता था जिससे वो पहले की तरह सभी को खत्म कर देती। अब ये बात मुखिया ने शॉन की तरफ देखकर कही थी, जिसकी वजह से शॉन को थोड़ा सा डर लगा, लेकिन वो इसको इग्नोर करके गाने सुनने लगा। तब वहीं मौजूद क्रिस्टी नाम की एक लड़की ने शॉन से उसके दादा की मौत के बारे में जानने की कोशिश की, मगर शॉन ने उसे बस उतना ही बताया जितना जरूरी था। अब कॉल्टन को मिला के 6 लोग 2-2 के समूह में चढ़ाई करना शुरू करने वाले थे, जिसमें कॉल्टन जेसी के साथ था, एमिली लकी के साथ और क्रिस्टीन ब्रैड के साथ, और आगे उन्हें जरूरत पड़ती तो वो लोग शॉन को भी बाद में बुला सकते थे। तब रेडियो ने सब लोगों के वॉकी टॉकी में सेम फ्रीक्वेंसी सेट कर दी और कॉल्टन अपने साथियों के साथ पहाड़ पर चढ़ने लगा। वहीं रेडियो नीचे एक वैन में रहकर सबके साथ कनेक्शन बनाए रहने में लगा हुआ था, जिसमें उनके थोड़ा ऊपर जाते ही नेटवर्क में दिक्कत आने लगी। तब कैरी ने जैसे तैसे सब संभाल लिया और तभी वैन के बाहर शॉन आया, जिसे उम्मीद थी कि कॉल्टन जल्दी से जल्दी उसको ऊपर बुलाएगा, लेकिन कैरी ने उससे कहा कि अभी कॉल्टन और उसके साथियों को चढ़ते हुए बस कुछ ही घंटे हुए हैं और उन्हें पूरी चढ़ाई करने में 1 हफ्ते का समय लगेगा। वहीं कॉल्टन ने शाम होती देखकर अभी चढ़ाई को बंद किया और पास में ही टेंट लगाकर जेसी के साथ सो गया। उधर शॉन को रात में नींद न आने के कारण वो पास के जंगल में घूमने लगा, पर तभी उसके पास कबीले का मुखिया आ गया जो उससे बात करने आया था। उसने शॉन को बताया कि आज से 63 साल पहले शॉन के दादाजी पहाड़ पर कोई बहुत जरूरी काम करने के लिए चढ़ रहे थे। पुरानी कहावतों के अनुसार पहले के समय में शॉन के पूर्वज उसी पहाड़ पर रहा करते थे, मगर अचानक एक दिन वहाँ एक बहुत बड़ा पत्थर आकर गिरा, जिसमें एक अलग ही ऊर्जा थी जो लोगों के दिमाग को अपने वश में करके उन्हें एक दूसरे से लड़वाकर खत्म कर देता था। उस समय शॉन के पूर्वजों ने अपना बलिदान देकर जैसे तैसे उस पत्थर को शांत किया था, मगर बाद में उस पत्थर के अंदर कैद शैतान वापस से लोगों को जान से मारने लग गया, जिसके बारे में पता चलने पर शॉन के दादाजी अपने पूर्वजों का डंडा लेकर उस पत्थर को तोड़ने जा रहे थे, जिसके बाद वो शैतान भी पूरी तरह से खत्म हो जाता। मगर उस समय उस शैतान ने जैसे तैसे उन्हें और उनके साथियों को भी खत्म कर दिया, लेकिन जैसे तैसे मुखिया के हाथ में उनका डंडा लग गया था, जिसको उसने शॉन को देते हुए उस पत्थर को खत्म करने को कहा, क्योंकि शॉन ही ऐसा कर सकता था। लेकिन शॉन को तो ये सारी बातें सुनकर मुखिया पर विश्वास ही नहीं हो रहा था, जिस पर मुखिया ने उसे कुछ समय इंतजार करने को कहा और वहाँ से चला गया, क्योंकि कुछ समय बाद शॉन के सामने सच्चाई अपने आप ही आने वाली थी। खैर, वही लकी अपने टेंट में एमिली को अपने पुराने अनुभवों के बारे में बताने लगा जब उसकी जान जाते जाते बची थी, जिसके बाद वो लोग सो गए और अगली सुबह होने पर कॉल्टन और बाकी सबने फिर से चढ़ाई करना शुरू कर दिया। लेकिन इस बार थोड़ा सा ऊपर जाते ही उनके साथ एक अजीब सी चीज हुई। पहले तो सबको कुछ अजीब सी आवाजें आई और उसके अगले ही पल एक ही टाइम पर सबको कुछ अजीब से विजन आने लगे, जिसमें उन्होंने खुद को और अपने साथियों को एक एक करके अजीब हरकतें करते हुए देखा। तब कॉल्टन को सबको सेम विजन सेम टाइम पर आना काफी अजीब लगा, लेकिन इसके बावजूद उसने सब नजरअंदाज करके लगातार ऊपर बढ़ते रहने का फैसला किया। वहीं वैन में अभी रेडियो को भी अजीब आवाजें आने लगी, जिसके तुरंत बाद उसका कनेक्शन कॉल्टन और बाकी सबसे टूट गया, जिससे कैरी भी काफी ज्यादा परेशान हो गई थी और उतने में ही उनके पास शॉन आकर उन्हें पिछली रात की मुखिया की बातों के बारे में बताने लगा। पर परेशान होने की वजह से गुस्से में कैरी ने शॉन की बातों पर भरोसा
भरोसा नहीं किया और गुस्से में उससे कहने लगी कि वो भी ऐसी फालतू बातों पर भरोसा ना करे क्योंकि वो कोई रक्षक नहीं है। तब शॉन को भी इससे सच में काफी बुरा लगा और वो वैन से बाहर चला गया। मगर थोड़ी देर बाद कैरी ने उसके पास आकर उससे माफी मांगते हुए पूरी सिचुएशन बताई, लेकिन उसे मुखिया की बातों पर अभी भी भरोसा नहीं हो रहा था। वहीं कॉल्टन को जैसी के साथ ऊपर चढ़ते हुए अचानक सर में चुभन वाला दर्द होने लगा और ब्रैड भी क्रिस्टीन के साथ ऊपर चढ़ ही रहा था कि तभी अचानक उसने अपनी रस्सी खोल के नीचे फेंक दी, जो देखकर क्रिस्टी काफी ज्यादा डर गई और ऊपर देखने पर उसने पाया कि ब्रैड बिना सहारे के पहाड़ पे मकड़ियों की तरह चल रहा था और उसकी आंखें काली होने के साथ साथ उसके मुंह से शैतानी आवाजें भी आ रही थी। ये देखकर क्रिस्टीन ने डरते हुए कैरी से कांटेक्ट करने की कोशिश की, लेकिन इसका कोई फायदा नहीं हुआ और अभी ब्रैड ने क्रिस्टीन के पास आकर उसकी रस्सी भी खोल दी थी, जिसके बाद वो क्रिस्टीन को नीचे गिराने ही वाला था कि तभी वो अपने होश में आ गया और आसपास के माहौल को देखकर वो इतना ज्यादा डर गया कि हाथ छूटकर नीचे गिरने से उसकी मौके पर ही मौत हो गई। तब पहले तो क्रिस्टीन ने रोते हुए खुद को संभाला और कैरी से कनेक्शन होने पे उसे एक एक बात बताई, लेकिन कैरी को तो ब्रैड के ऐसे बर्ताव करने पर विश्वास ही नहीं हो रहा था। उसके हिसाब से ये बस कोई दर्दनाक हादसा था जिसने क्रिस्टीन के दिमाग पर गहरी छाप छोड़ दी थी। तभी सिग्नल लॉस्ट होने के कारण कैरी की क्रिस्टीन से सही से बात नहीं हो पाती, इसलिए कैरी ने जस्टिन और शॉन को ऊपर भेजने का फैसला किया ताकि वो क्रिस्टीन को ऊपर से सुरक्षित नीचे लेकर आ सकें। तब वो दोनों भी इस पर मानकर अपना सामान लेते हुए चढ़ाई करने जाने लगे, जहां रास्ते में शॉन को फिर से वही आदमी मिला जो पैराशूट लेकर फॉरबिडन वॉल से कूदना चाहता था। तब कुछ सोचकर शॉन उससे बात करने के लिए रुका और बाद में वापस से जस्टिन के साथ ऊपर जाने लगा। वहीं कैरी ने ब्रैड के मरने की खबर कॉल्टन तक पहुंचा दी, जिसके बारे में जानकर कॉल्टन को बुरा तो लगा, मगर अभी उनके पास ऊपर चढ़ते रहने के अलावा कोई और रास्ता नहीं था। दूसरी ओर जस्टिन और शॉन ने भी पहाड़ पर चढ़ना शुरू कर दिया था, मगर थोड़ा सा ऊपर जाते ही पैर फिसल जाने से जस्टिन का पैर जख्मी हो गया, जिसकी वजह से वो अब ऊपर नहीं चढ़ सकता था। ये देखकर शॉन ने तुरंत ही इसके बारे में कैरी को बताया, जिसके बारे में जानकर कैरी तुरंत ही उनकी मदद करने के लिए ऊपर आने लगी। साथ ही उसे काफी ज्यादा बुरा भी लग रहा था क्योंकि पहले ही उनके एक साथी की मौत हो गई थी और अब ना तो बाकियों से उसका सही से कांटेक्ट हो पा रहा था और न ही आगे की चीजें सही से चल रही थी। अब जैसे कि ऊपर जाकर क्रिस्टीन को भी बचाना काफी जरूरी था, इसलिए शॉन ने जस्टिन से कहा कि तुम यहीं रहकर कैरी के आने का इंतजार करो और मैं ऊपर जाकर क्रिस्टीन को नीचे लेकर आता हूँ, वरना हम अपने एक और साथी को खो देंगे। मगर मेरे अकेले ऊपर जाने के बारे में कैरी को मत बताना, क्योंकि अभी शॉन बिना रस्सियों के ऊपर जाना चाहता था, जो कि बहुत ज्यादा खतरनाक था और इसके बारे में पता चलने पर कैरी ऐसा करने से मना कर देगी। तब जस्टिन भी इस पर मान गया। वहीं कैरी अपना सामान लेकर पहाड़ के पास आ ही रही थी कि तभी उसके पास मुखिया ने आकर उसे ब्रैड का हेलमेट और कैमरा दिए, जो उसे पास की जगह से मिले थे। तब कैरी ने जल्दी से उसे राडियो को दिया और वापस से पहाड़ की ओर बढ़ने लगी। अब जैसे ही राडियो ने उस कैमरा में मौजूद फुटेज को देखा तो उसके पैरों तले जमीन खिसक गई, क्योंकि सच में ब्रैड ने क्रिस्टीन के ऊपर हमला करने की कोशिश की थी, जैसा कि क्रिस्टीन ने उन्हें बताया था। और सबसे अजीब बात ये थी कि उस रिकॉर्डिंग में अजीब सी आवाजें भी आ रही थी, जो राडियो ने पहले भी कार्ल्टन और उसके साथियों के माइक्रोफोन से सुनी थी, इसलिए वो इसके बारे में और ज्यादा रिसर्च करने में लग जाता है। वहीं अब तक शॉन भी काफी ऊपर आ गया था, जहां रस्सियां न होने की वजह से उसे अपने हाथों के जरिए ही खड़े पहाड़ के ऊपर चढ़ना पड़ रहा था। ऐसे में हर कदम पर खतरा बढ़ता जा रहा था, लेकिन उसने हिम्मत नहीं हारी और जैसे तैसे थोड़ा सा और ऊपर जाने पर उसके सर में भी दर्द होने लगा और साथ ही उसे कुछ डरावने विजन भी आने लगे। पर तभी उसको मुखिया की वो बात भी याद आई, जब उसने कहा था कि ऊपर मौजूद शैतान को हराने का बस यही रास्ता है कि उसे अपने दिमाग को शांत रख के आगे बढ़ना होगा। ये बात याद आने पर शॉन बिल्कुल ऐसा ही करने लगा और थोड़ा सा और ऊपर जाकर उसने क्रिस्टीन से बात करते हुए उसे बताया कि वो जल्दी ही उसे बचाने के लिए उसके पास पहुंच जाएगा। वहीं कैरी भी अब तक जस्टिन के पास पहुंच गई थी, जिसे शॉन के ऊपर जाने वाली बात से गुस्सा तो आया, मगर अभी वो जस्टिन को अपने साथ सुरक्षित नीचे लेकर आ गई। लेकिन इसके बावजूद भी उसे शॉन की काफी चिंता हो रही थी। वहीं शॉन भी अभी क्रिस्टीन के पास पहुंच गया और दोनों साथ में थोड़ा सा और ऊपर जाकर टेंट लगाकर आराम करने लगे।
दूसरी ओर जेसी और कॉल्टन भी आराम कर रहे थे, जहां जेसी ने उससे कहा कि ब्रैड की मौत के बाद शायद तुम्हें वापस से नीचे जाना आना चाहिए था, जिस पर कॉल्टन ने जवाब दिया कि ब्रैड के साथ काफी ज्यादा बुरा हुआ है, लेकिन ऐसे मौके जिंदगी में रोज रोज नहीं आते, इसलिए उन्हें किसी भी हाल में ऊपर जाना ही होगा। वहीं लकी भी ब्रैड की मौत से काफी ज्यादा दुखी था, लेकिन एमिली ने भी उससे यही कहा कि ऐसे मौके रोज रोज नहीं आते और उन्हें अपने लीडर यानी कि कॉल्टन को पूरी तरह से सपोर्ट करना चाहिए। वहीं टेंट में क्रिस्टीन की बातें सुनकर शॉन को भरोसा हो गया था कि मुखिया की बताई गई एक एक बात सच है, इसलिए उन्हें बाकियों को भी खतरे के बारे में बताने की जरूरत थी। पर जैसे कि उनके संचार उपकरण सही से काम नहीं कर रहे थे, इसलिए उन्होंने सुबह जल्दी और ऊपर जाने का फैसला किया, ताकि ऊपर जाकर वो संचार सिस्टम से बाकी सबको ऊपर आने से रोक सकें। वहीं अब तक जस्टिन को कैरी अपने साथ रेडियो के पास लेकर आई, जो खुद भी काफी ज्यादा परेशान होकर उनका ही इंतजार कर रहा था। उनके आने पर वो जल्दी से उन्हें अपने साथ कंप्यूटर स्क्रीन के सामने ले गया, जिसमें कैरी ब्रैड की वीडियो देखने के बाद काफी ज्यादा डर गई और तब रेडियो ने उन्हें बताया कि जब उसने पहले आने वाली और इस वीडियो में आने वाली आवाज को सुना तो वो दोनों पूरी तरह से सेम थी और एक ही बात दोहराई जा रही थी। ऐसा लग रहा है जैसे सच में ऊपर कुछ इंसानी समझ के बहुत परे है और मुखिया की कहानी सच है। ये सुनकर कैरी को समझ आ गया था कि शॉन ऊपर उसी चीज को खत्म करने के लिए गया है और वहाँ उसे काफी ज्यादा खतरा है। और अब जैसे कि वो इस सब के बारे में पूरी सच्चाई जानना चाहते थे, इसलिए कैरी ने उस आवाज को और अच्छे से समझने का फैसला किया। वहीं रात में लकी जब सो रहा था, तभी उसके टेंट को कोई बुरी तरह से हिलाने लगा और अभी एमिली भी टेंट से गायब थी। तब बाहर जाने पर लकी ने एमिली को भी किसी के वश में देखा, जिसने चाकू से अपनी सेफ्टी रोप्स को काट दिया था और वो भी ब्रैड की तरह पहाड़ पे चिपक के चल रही थी। ये देखकर लकी ने डरते हुए कॉल्टन को उठाया, जिसके दौरान जेसी की भी आंख खुल गई थी। तब उनके सामने ही एमिली भी नीचे गिरकर मारी गई, लेकिन ये सब देखने के बाद भी कॉल्टन ऊपर जाना चाहता था, पर लकी ने डरते हुए उससे कहा कि अब वो आगे ना जाके सुबह नीचे उतरना शुरू कर देगा, फिर चाहे कॉल्टन इसमें उसका साथ दे चाहे ना दे। वहीं शॉन को भी सोते समय अजीब से सपने आने लगे, जिससे वो समझ गया था कि पहाड़ पे मौजूद शैतान उसके ऊपर कब्जा करने की कोशिश कर रहा है, इसलिए उन्हें जल्दी से बाकी सबको भी उसके बारे में आगाह करना पड़ेगा। इधर अब तक रेडियो ने भी उस आवाज को सही से समझ लिया था, जो कह रही थी कि मैं यही हूँ, मुझे ढूंढो। ये सुन के रेडियो काफी ज्यादा डर गया था, क्योंकि सबका ऊपर जाना सच में काफी ज्यादा खतरनाक था, इसलिए उसने इस बारे में अगली सुबह कैरी को बताया, जो उसके साथ जल्दी से जल्दी बाकी सबसे संपर्क बनाने की कोशिश करने लगी। दूसरी ओर पहाड़ के ऊपर जैसे कि शॉन क्रिस्टीन के साथ जल्दी ऊपर जाने वाला था, तो किस्मत से ऊपर जाने से उनका संपर्क कैरी और बाकी सबसे भी बन गया था। तब कैरी ने उन सभी को जल्दी से जल्दी नीचे आने को कहा, जिस पर लकी और जैसी तो तुरंत ही मान गए, मगर कॉल्टन अभी भी किसी भी हाल में ऊपर जाना चाहता था। ये सुनकर पहले तो कैरी ने गुस्से में उसको ऊपर मौजूद खतरे के बारे में समझाने की कोशिश की, मगर कॉल्टन अपनी जिद पर अड़ा रहा, जिसकी वजह से शॉन ने बाकी सबको नीचे भेजकर खुद उसके साथ ऊपर जाने का फैसला किया। तब कॉल्टन भी इस पर मान गया और जब कॉल्टन और शॉन ऊपर जा रहे थे, तो जैसी लकी और क्रिस्टीन भी नीचे उतरना शुरू कर देते हैं। वहीं कैरी से बात करते हुए रेडियो ने उसे एक और अजीब बात बताई कि शॉन के बाद जब बाकी सबसे उन्होंने बात की, तो किसी के वॉकी टॉकी से वैसी ही आवाजें आ रही थी जैसी उन्होंने ब्रैड के कैमरा और पहले सुनी थी, जिसका मतलब था कि कॉल्टन या बाकी सब में से कोई न कोई अभी भी उस शैतान के वश में था, मगर सबको इस बारे में आगाह करने का कोई रास्ता न होने के कारण कैरी इससे परेशान हो गई थी। वहीं शॉन और कॉल्टन भी अभी जैसे तैसे सबसे ऊपर पहुँच गए, जहाँ उन्हें एक आदमी का कंकाल दिखाई दिया, जो कि असल में शॉन के दादाजी का कंकाल था, जिसको देखकर शॉन को थोड़ा सा अजीब लगा। तब कॉल्टन अपने सपने को पूरा करने की वजह से काफी खुश था कि तभी उसने अचानक से शॉन से सवाल किया कि उसकी एजेंसी उसको इस पहाड़ के बारे में जानकारी निकालने के कितने पैसे दे रही है। शॉन को उसकी ये बात समझ नहीं आई, जिस पर कॉल्टन ने उसे कहा कि वो जानता है कि शॉन पक्का उन अधिकारियों के लिए काम कर रहा है, जिन्होंने पहले इस पहाड़ के ऊपर चढ़ने से रोक लगाई थी और बाद में अपने ही किसी फायदे की वजह से इस
पर से रोक हटाई गई है। पर ये सुनने के बाद शॉन ने इससे साफ इनकार कर दिया कि वो किसी एजेंसी की वजह से यहाँ नहीं आया। तब उनकी इन बातों के बीच ही क्रिस्टीन वहाँ पर वापस आ गई, जो कि असल में वही पर्वतारोही थी जिसको उन अधिकारियों ने भेजा था। अब ये जानकर भी कॉल्टन ने उसे कुछ नहीं कहा और वो तीनों वहाँ मौजूद उस पत्थर को देखने लगे जो धरती का तो बिल्कुल नहीं लग रहा था। इसी बीच वहाँ पर लकी भी आ गया, जिसको रास्ते में उस शैतान ने अपने वश में करके एमिली को जान से मरवा दिया था और अब लकी बाकी सबको मारने आया था। तब उसने सबसे पहले कॉल्टन पर हमला कर दिया, जिससे कॉल्टन बहुत ज्यादा घायल हो गया था। जिसके बाद लकी ने क्रिस्टीन से लड़ाई करना शुरू कर दिया, पर तभी वहाँ मौजूद पत्थर पर कुछ अजीब से निशान बनने लगे और उसमें से अजीब सी रोशनी निकलने लगी, जिससे आसपास के पूरे वातावरण में अजीब सा कंपन फैल गया और शैतान ने लकी के शरीर को छोड़कर क्रिस्टीन को अपने वश में कर लिया। तब सबसे पहले उसने लकी को मारा और फिर कॉल्टन को और ज्यादा घायल करके वो शॉन की ओर बढ़ने लगी। दूसरी ओर जंगल में बैठकर मुखिया भी शॉन की मदद करने के लिए यज्ञ कर रहा था, जिसके जरिए उसने अपने 2 साथियों की आत्मा को शॉन की मदद करने के लिए भेजा, जिन्होंने क्रिस्टीन से लड़ने में उसकी मदद की। और तब शॉन को उस डंडे के बारे में भी याद आया जो मुखिया ने उसे दिया था। उसके बारे में याद आते ही उसने जल्दी से उस डंडे से पास में पड़े पत्थर को तोड़ दिया, जिससे अचानक सब लोग ठीक हो गए और क्रिस्टीन भी अब होश में आ गई थी। तब उसे ये देखकर बहुत बुरा लगा कि उसने लकी को मार के कॉल्टन को भी मौत के बहुत ज्यादा नजदीक पहुंचा दिया था। इसलिए वो शॉन के साथ कॉल्टन के पास जाकर उसे संभालने की कोशिश करने लगी, मगर कॉल्टन ने ये कहते हुए अपना दम तोड़ दिया कि अभी वो शैतान खत्म नहीं हुआ है और वो वापस जरूर आएगा। ये सुनकर क्रिस्टीन और शॉन थोड़ा सा डर गए, लेकिन अब जैसे कि उन्हें नीचे जल्दी वापस जाना था, इसलिए शॉन ने अपने पास मौजूद पैराशूट बाहर निकाला, जो कि उसने नीचे मौजूद उस पर्वतारोही के पास रुककर उससे लिया था। और उसी पैराशूट की मदद से ही शॉन और क्रिस्टीन सही सलामत नीचे पहुंच गए। जिसके बाद शॉन के घर जाने पर कॉर्नर को उसे जिंदा देखकर बहुत ज्यादा खुशी हुई और वहीं क्रिस्टीन की वजह से सरकारी अधिकारियों को भी पहाड़ के ऊपर मौजूद पत्थर के बारे में पता चल गया था। खैर, अब जैसे कि कॉल्टन ने कहा था कि वो शैतान वापस जरूर आएगा, तो शैतान ने उसके ही मरे हुए शरीर पर कब्जा कर लिया, जिससे उसकी आंखें पूरी तरह से काली पड़ गई। और जैसे कि अब वो उस पत्थर से भी बाहर है, तो अब वो और भी ज्यादा खतरनाक हो चुका होगा। पर आपके हिसाब से वो अपना सबसे पहला शिकार किसको बनाएगा, मुझे कमेंट करके जरूर बताना, क्योंकि ये कहानी यहीं पर खत्म हो जाती है। तो वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक जरूर करना, और अगर तुम्हें भी मेरी तरह हॉरर मूवीज या फिर डरावनी कहानियाँ पसंद हैं, तो जल्दी से इस चैनल को सब्सक्राइब कर लो, क्योंकि मैं अक्सर इस चैनल पर ऐसी डरावनी कहानियाँ लाता रहता हूँ। तो चलो फिर मैं अब आपसे मिलता हूँ ऐसी ही एक और डरावनी कहानी के साथ, और तब तक के लिए टाटा बाय बाय, राधे राधे।